उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति गरमाने लगी है लाउडस्पीकर के मामले को लेकर, ये कहानी अब दिल्ली पहुंच चुकी है। लेकिन क्या स्थिति उत्तराखंड में भी ऐसी नजर आ रही है? चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से। सवाल ही यही है कि लाउडस्पीकर की बात हो तो अजान का जिक्र होता है, अजान की बात हो तो हनुमान चालीसा की बात होती है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो स्थिति आप लोगों ने भी देख ली है, तो क्या उत्तराखंड में भी इसी तरीके का हाल नजर आएगा? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, सब धर्मों का बराबर सम्मान है। और जहाँ तक आपने कहा कि उत्तराखंड में लाउड स्पीकर पर पाबंदी होने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी होगा कानून सम्मत होना चाहिए। मुख्यमंत्री दौरे पर है लगभग 3 दिनों के लिए, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अलकनंदा होटल को लेकर कहा जा रहा है कि परिसंपत्तियां जो है सौंपी जा सकती है उत्तराखंड सरकार को। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो परिसंपत्तियों का विषय है, हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां, चाहे सिंचाई विभाग की हों, चाहे राजस्व विभाग की हों, चाहे रोड परिवहन विभाग की संपत्तियां हों, आज भी उत्तराखंड के पास कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सारी संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। और अगर ये मामले, इसका निस्तारण अब नहीं होगा तो कब होगा? उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। उत्तर प्रदेश बड़े भाई के रूप में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को बड़े भाई के रूप में देखता है, लेकिन न्याय होना चाहिए। और एक दबाव उत्तर प्रदेश का लगातार उत्तराखंड पर बना रहा है, सरकार पर बना रहा है। उस दबाव से उत्तराखंड की सरकार को निकलना चाहिए। यशपाल जी और अपनी जो हक हैं, जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, उसको निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड को मिलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश ने तय करना है। शिक्षा नीति आज से लागू होने जा रही है, उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? नए पाठ्यक्रम जुड़ेंगे बच्चों की शिक्षा के लिए। अब देखिए, अभी से इसको लागू करना, अभी नया पाठ्यक्रम लागू करना, शिक्षा सत्र शुरू कब से होगा? नया सत्र शुरू होगा और यह बीच में अगर ये लागू हो रहा है तो भी एक भी चिंता का विषय है कि बच्चों को क्या सिलेबस होगा, क्या उनका पाठ्यक्रम होगा, इस पर भी विचार करने की नितांत आवश्यक। आप नई शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं उसके समय पर सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे में एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। 4 धाम यात्रा भी आज से शुरू हो गई है और भू संकलन का भी खतरा है और साथ ही साथ बारिश का भी। लगता है कि सरकार तो दावे बहुत कर रही है, लेकिन वो ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, 4 धाम यात्राओं की शुरुआत होने को हो चुकी है, तैयारियां भी चाक चौबंद है, सरकार कह रही है, लेकिन दावे खोखले साबित होने जा रहे हैं। सड़कों की बदहाल सड़कें, मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूं कि सड़कें बन रही हैं, चाहे वो राज्य सेक्टर की सड़कें हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, केंद्र सरकार की सड़कें हों, चाहे जिला योजना की सड़कें हों, बदहाल सड़कें हैं। एक तरफ सड़कें बन रही हैं, दूसरी तरफ सड़कें उखड़ रही हैं और इससे निश्चित रूप से 4 धाम यात्रा निश्चित रूप से प्रभावित होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, माननीय सतपाल महाराज जी का। वो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, और उनका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों की बदहाल सड़कों को एक तरफ नज़र डालें और दूसरी तरफ हम कहें कि 4 धाम में यात्रियों का काफ़ी संख्या में आना, इस बार काफ़ी संख्या में यात्री आएंगे। उस हालत में सड़कों की दुर्दशा होगी, कैसे वो होगा? परिवहन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारे डॉक्टर शिविर लगने चाहिए, कैंप लगने चाहिए। तो सुविधाओं का निश्चित रूप से अभाव है, लेकिन देखते हैं, अब सामने यात्रा शुरू होने जा रही है, तब उसके बाद जो भी खामियां होंगे वो आपके सामने भी नजर आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।